अब आवाज आई? मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। Scientific method consists of systematic observation, measurement, experiment, and the formulation of questions or hypotheses. साइंटिफिक मेथड जो है वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है या फिर एक्सपेरिमेंट है जिनकी बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। साइंटिफिक मेथड हैज बीन द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। इट इज हाउ साइंटिस्ट करेक्टली अराइव एट न्यू नॉलेज एंड अपडेट देयर प्रीवियस नॉलेज। तो साइंटिफिक मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब वो वाला मेथड जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और इसके बाद कोई और चीज़ की कंपैरिजन या उसको प्रूव करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ होता है जो कि रिसर्च में यूज़ होता है, जिससे साइंटिस्ट अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, न्यू नॉलेज गेन करते हैं या फिर जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज होती है उसको अपडेट करते हैं। क्लियर? इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है। Scientific methods are defined as controlled, systematic investigation that are rooted in objective reality and that aim to develop general knowledge about natural phenomena. साइंटिफिक मेथड जो है वो कंट्रोल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ग्राउंड करते हैं। मतलब इसमें रिसर्चर अपनी तरफ से कोई भी बायसनेस जो है वो नहीं डालता, अपनी फेवर नहीं करता। टोटली जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च होती है, जो सब्जेक्ट्स या जो हमारा सैंपल से जो रिजल्ट आएंगे उसी को वो पेश करता है, अपनी फेवर या अपनी बायसनेस जो अपने ओपिनियन में साइड पे रख के बात करता है। दैट एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना, और इसका मकसद होता है नॉलेज जनरेट करना अबाउट नेचुरल फिनोमिना। अब नेक्स्ट है इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं साइंटिफिक मेथड के। दे आर ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। जैसे अब शुरू से बात करते आ रहे हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम रैंडमली नहीं चलते। साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, बहुत सारे बच्चों को आवाज आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही उनके इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो चेक कर लें, मे बी उनके कनेक्शन में कोई इशू हो। मेरी तरफ से क्लियर है सारी चीजें। Scientists attempt to control external factors that are not under direct investigation. एक्सटर्नल मतलब इसमें साइंटिस्ट एक्सपीरियंस वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करता है जो कि अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको भी कंट्रोल करता है ताकि फाइंडिंग्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। These their findings are based on empirical evidences. Empirical मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो 5 सेंसेस के ऊपर बेस करते हैं, लॉजिक उनका कोई नहीं होता एविडेंस का, लेकिन क्योंकि वो उनसे रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं तो हम उन एविडेंसेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं साइंटिफिक मेथड में। Findings of scientific methods can be generalized, which means that they can be used in situation other than the one under study. तो फिर जो जिस साइंटिफिक मेथड का एक ये भी करेक्टर है कि इसकी जो फाइंडिंग आती है हम इसको दूसरे लोगों पे
जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे स्टडी की तो उसकी फाइंडिंग्स को मैं दूसरी जगह पे भी जनरलाइज कर दूंगी, हालांकि वो वाली जगह की स्टडी मेरे अंडर कंट्रोल नहीं थी या मैंने उस जगह पे स्टडी नहीं की थी। साइंटिफिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन assumption और हाइपोथेसिस। तो साइंटिफिक मेथड assumption और हाइपोथेसिस पे बेस करते हैं, मतलब इनमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। पहले हाइपोथेसिस जनरेट होंगे, उसके बाद साइंटिफिक मेथड जो है वो उनको टेस्ट करने के लिए रिसर्च करेंगे, साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे रिसर्चर। दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट हाइपोथेसिस। तो साइंटिफिक मेथड जनरली क्या होते हैं, इनसे या तो हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ये वाली स्लाइड में रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन जो इसकी। साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है साइंटिफिक मेथड और ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ग्राउंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मींस कि रिसर्चर अपनी बायसनेस को साइड पे रख के बात करता है। एंड एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना, और इसका मकसद जो है वो जनरल नॉलेज डेवलप करना है अबाउट नेचुरल फिनोमिना या वो फिनोमिना जो अंडर स्टडी है। पॉइंट 3 है, their findings are based on empirical evidences। empirical evidences जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं। एविडेंसेस मतलब उनकी कोई लॉजिक नहीं होती, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि मेट्रोनाइडाजोल एंटी एमेबिक है, लेकिन डायरिया में मेट्रोनाइडाजोल या फ्लैजेल दी जाती है, तो ये उसका एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस करता है, लॉजिक कोई नहीं होती। हालांकि डायरिया चाहे अमेबा की वजह से ना भी हो, लेकिन फ्लैजेल जो है वो डायरिया में इफेक्टिव होती है। तो ये एम्पिरिकल एविडेंसेस है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जो चीजें होती हैं उनको हम एम्पिरिकल एविडेंसेस कहते हैं। Number 4 है finding of scientific methods can be generalized, which means that they can be used in situation other than the one under study। इसका मतलब है हम एक जगह स्टडी करते हैं और उसके जो रिजल्ट आते हैं सेम वो टारगेट पॉपुलेशन दूसरी जगह पे हो तो उनको उस पे जनरलाइज कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की नॉलेज से करूँ किसी भी चीज को लेके, तो उनकी जो फाइंडिंग आए वो मैं बाकी कॉलेजेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे भी जनरलाइज करता हूँ। तो साइंटिफिक मेथड में जो चीज अंडर स्टडी होती है उससे जो रिजल्ट आते हैं वो दूसरी जगहों पे जनरलाइज करते जाते हैं, हालांकि उस जगह पे स्टडी चाहे ना भी की हो। पर्पस क्या है साइंटिफिक मेथड का? बेसिक पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, explanation, prediction, control and identification of relationship of the fact। मतलब इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, स्टडी को एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। तो ये इसका पर्पस है। स्टेप्स क्या क्या है साइंटिफिक मेथड्स के? सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर 1 जो स्टेप है वो है टॉपिक सिलेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को। नंबर 2 डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी सब्जेक्ट स्टडी। नंबर 2 पे है ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना कि हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 3 पे रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज। तो उस टॉपिक के ऊपर जो पहले से स्टडीज हो चुकी होती हैं उनको रिव्यू करना नंबर 3 में आता है। नंबर 4
डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स टू बी स्टडी। नंबर 4 पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट और वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन आ जाती हैं और जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं स्टडी में उनकी डेफिनेशन आ जाती हैं। नंबर 5 पे आता है स्टेटिंग हाइपोथेसिस अबाउट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना टू बी स्टडी। और नंबर 5 पे हाइपोथेसिस आते हैं जो आपने बनाए थे, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो दोनों आ जाते हैं, उनको डिफाइन किया जाता है। नंबर 6 पे आइडेंटिफाइंग assumptions एंड implication। assumption और suggestion को आइडेंटिफाई करना। नंबर 7 पे डिटर्मिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज स्टडी। तो इसमें एथिकल इम्प्लीकेशंस को भी बताते हैं कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नंबर 8, डिस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन। तो नंबर 8 पे रिसर्च डिजाइन और मेथड बताए जाते हैं। डाटा कलेक्शन पे रिसर्च डिजाइन में आपका सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज का फॉर्मूला, इंक्लूसिव क्राइटेरिया के कौन कौन से पार्टिसिपेंट को आपने ऐड करना है, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया किन किन को एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। नंबर 9 पे आप डिफाइन करोगे स्टडी पॉपुलेशन और सैंपल को, और प्लानिंग दी डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन। नंबर 10 पे फिर आप डिस्कशन लिखते हो। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आप प्रोजेक्ट करते हुए फॉलो करोगे। नंबर 11 पे आप डाटा कलेक्ट करते हो सब्जेक्ट से। नंबर 12 पे एनालाइज और इंटरप्रेट करते हो, और फिर एंड पे कम्युनिकेट फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। आपकी स्टडी की जो फाइंडिंग आती है उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो। करेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स क्लियर हैं सबको? स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो अभी। लिमिटेशन जैसे पहले बताया था, लिमिटेशन कहते हैं वीकनेस को। तो साइंटिफिक मेथड में भी कुछ वीकनेस है। कौन कौन सी है? मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, मेजरमेंट प्रॉब्लम, एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम। इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये 4 लिमिटेशंस हैं साइंटिफिक मेथड्स की। Moral or ethical problem कौन सी है? Most nursing study would require human as the subject of their research. The constraint of involving human, which is essential for observing human behavior for experimentation, is one such ethical problem.
Thus, reliable scientific data cannot always be collected, क्योंकि मोस्टली स्टडी में ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। जो रिसर्च की जाती है वो इंसानों पे की जाती है, तो बहुत सारे एथिकल और मॉरल इश्यूज आ जाते हैं। मतलब वो सी चीज़ों के लिए हम एथिकली बाउंड होते हैं कि हम ह्यूमन को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इतना रिलायबल डाटा कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एथिकल इश्यूज और मॉरल इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड लिमिटेशन जो है वो है ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लिकेटेड, सब्टल एंड वेरिड। मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, सब्टल मीन्स फाइन या डेलिकेट, एंड वेरिड जो कि वेरी करता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ह्यूमन बिहेवियर इज स्टडीड एंड एनालाइज्ड बाय अदर ह्यूमन बीइंग्स। The personal biases come into the picture and distort the analytical fact। अब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम ह्यूमन को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इंसानों का रवैया बदलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर इस बदलते हुए रवैये को हम स्टडी करें तो ये हमारे रिजल्ट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। प्लस इसमें रिसर्चर की अपनी पर्सनल बायसनेस आ जाती है, या वो सब्जेक्ट जो दे रहा है उसकी भी बायसनेस आ जाती है। अगर मुझे पता चले कि मैं आप लोगों का बिहेवियर चेक कर रही हूँ, उस पे रिसर्च कर रही हूँ, तो आप लोगों का बिहेवियर मुझे अच्छा शो कराना शुरू कर दोगे, तो ये आप लोगों की तरफ से बायसनेस आ जाएगी। हो सकता है वैसे आप इतने अच्छा बिहेव नहीं करो क्लासरूम में, लेकिन जब आपको पता चले कि आपके बिहेवियर के ऊपर कोई रिसर्च हो रही है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपना अच्छा बिहेव करना शुरू कर दोगे। तो ये एक बायसनेस आ जाती है, और ये एक वीकनेस है साइंटिफिक मेथड। तीसरा है इसमें मेजरमेंट प्रॉब्लम। Different aspects of human behavior are psychological in nature which cannot be accurately measured। तो बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर में ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर एक्यूरेटली नहीं कर सकते। ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट यूनिफॉर्म, सर्टन और प्रिडिक्टेबल। इंसानों का रवैया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है और प्रिडिक्टेबल नहीं है। मतलब कोई नहीं कह सकता कि नेक्स्ट मोमेंट पे आप गुस्से में हो गए या फिर आप हैप्पी हो गए। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहता है, इसलिए उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। All the people do not behave in the same way in similar circumstances। और हर कोई जो है वो सेम circumstances में डिफरेंटली बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम का सीजन हो तो बहुत सारे लोग ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेते, कुछ लोग माइल्ड स्ट्रेस लेंगे। तो सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और इस बिहेवियर को मेजर करना जो है वो इजी नहीं है। Therefore, with human as subject, measurement becomes a challenge। इसलिए जब इंसानों पे कोई स्टडी की जाती हो तो उनके बिहेवियर को मेजर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये एक वीकनेस है साइंटिफिक मेथड की। चौथा इसमें आ जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम। जो चौथी वीकनेस है साइंटिफिक मेथड की वो है एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम। Scientific studies conducted on humans may have a limitation of weak or no control over external variables in scientific activity। तो जो एक्सपीरियंस वेरिएबल मैंने बताए थे, वो उसको कंट्रोल करना जो है वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो वो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम इज दी वीकनेस ऑफ साइंटिफिक मेथड। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। एक मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन।
ओके, 10 पॉइंट है इसका, प्लानिंग दी डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन। जो हम रिजल्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं, जो डाटा इकट्ठा किया है उसको एनालाइज भी करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इन चीज़ों को डाटा एनालिसिस कहते हैं। डिस्कशन में अपने रिजल्ट्स को प्रीवियस स्टडी के साथ डिस्कस किया जाता है, तो इसको कहते हैं डिस्कशन साइंटिफिक मेथड में। तो वो प्लान करते हैं 10 नंबर पे कि डाटा एनालिसिस कैसे करना है, कौन से स्टैट के टेस्ट लगाने हैं और किस तरह से डाटा को प्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक जो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है वो किस तरह से लिखना है और कैसा होना चाहिए, ये पढ़ेंगे इसमें रिसर्च टॉपिक में। 6 एलिमेंट्स हैं गुड टॉपिक के। आपका जो टॉपिक है वो गुड होना चाहिए, और गुड कैसे होगा, उसमें ये 4-6 चीजें पाई जाएंगी। नंबर 1, इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका टॉपिक। व्हाट हैपन इफ इट इज मिसिंग। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो क्या होगा? लूज इंटरेस्ट, नो मोटिवेशन टू वर्क ऑन दी प्रोजेक्ट। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं सिलेक्ट करोगे, और आप लोग मोटिवेट नहीं होगे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। नंबर 2, फोकस्ड। फोकस्ड होना चाहिए। अगर फोकस नहीं होगे तो द प्रोजेक्ट इज टू वॉर्ड एंड एंड अप बीइंग सुपरफिशियल। तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा और सुपरफिशियली एंड होगा, क्योंकि आप लोगों का इसमें आपका टॉपिक जो है वो फोकस नहीं होगा। नंबर 3, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो प्रोजेक्ट विल नॉट बी एज इंटरेस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग कंपेयर टू अदर। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो दूसरों के प्रोजेक्ट के लिहाज से इंटरेस्टिंग नहीं होगा और आउटस्टैंडिंग नहीं होगा। तो अभी तक हमने पढ़ी हैं 3 चीजें जो कि टॉपिक में होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। नंबर 4 पे रीजनेबल स्कोप। इसका कोई स्कोप भी होना चाहिए, बस ये नहीं कि हमेशा टॉपिक उठा लिया और उस पे काम करना शुरू कर दिया। अगर रीजनेबल स्कोप नहीं होगा तो प्रोजेक्ट रन द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम और इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। तो ये टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ये रिस्क होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी इम्पॉसिबल होगा। जिस चीज़ का कोई स्कोप ही नहीं होगा फिर उसको हम इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? तो आपके प्रोजेक्ट का कोई स्कोप होना चाहिए। नंबर 5 पे है वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर इज अवेलेबल। आपने उस टॉपिक के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर पहले से काफी स्टडीज हुई हो। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही नया टॉपिक उठा लिया है और प्रीवियस उस टॉपिक के ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते हो, अपने टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर लैकिंग होगा तो प्रोजेक्ट में लैक एविडेंस टू सब्सटेंशिएट क्लेम्स। तो वही आप अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने ये वाला प्रोजेक्ट क्यों चूज किया। तो वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके पीछे आपको लिटरेचर भी मिल सके। नंबर 1, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक। Choosing a general topic that meet the task requirement. Choose a general topic that you have a genuine interest. Your curiosity is your greatest intrinsic motivation to embark on the project, work, task and complete it well. तो आपने टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो, जिसके ऊपर क्यूरियोसिटी हो, कि मोटिवेशन हो आपको। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं होगे और उसके ऊपर काम नहीं कर सकोगे।
तो टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग। फोकस, फोकस कैसे करोगे? फोकस करने के लिए आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इन चीजों भी हम पढ़ते हैं कि टॉपिक में ये चीजें कहाँ से आएंगी। ये एक फॉर्मेट है। जो आपने टॉपिक लिखना है वो इस तरह से होना चाहिए। A descriptive study on prevalence of bed sores among unconscious patients admitted in intensive care unit of government hospital। तो इसमें आप देखो आपके सारे वेरिएबल्स हैं प्लस पॉपुलेशन है। ये सारी चीजें आपके टॉपिक में होनी चाहिए। ये रिसर्च स्टडी टाइप होनी चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए और रिसर्च सेटिंग होनी चाहिए। ये चार चीजें आपके टॉपिक में मौजूद होनी चाहिए। इसमें देखो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो टाइप ऑफ स्टडी क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। ऑन प्रेवलेंस ऑफ बेड सोर्स अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट, तो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? अनकॉन्शियस पेशेंट है। एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाहौर। बेड सोर की प्रेवलेंस पे करना है। पॉपुलेशन जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट है। सेटिंग क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाहौर। तो आपके एक टॉपिक में ये चार चीजें होनी चाहिए। Second है exploratory study on contributing factor of maternal mortality in selected rural community of district गुजरात। तो ये exploratory study टाइप में आ गया। वेरिएबल्स में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देख रहे हैं, पॉपुलेशन में रूरल कम्युनिटीज है और सेटिंग में डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो ये चार चीजें आपके टॉपिक में होनी चाहिए। अब सारे टॉपिक लिखो इन चार चीजों पे बेस्ड। चैट में मुझे टॉपिक लिख के भेजें। टॉपिक में चार चीजें होनी चाहिए। टाइप ऑफ स्टडी, वेरिएबल्स, पॉपुलेशन और सेटिंग। हाँ जी, टॉपिक लिखें।
जो भी आपने टॉपिक लिखना है उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए, रिसर्च, स्टडी टाइप, वेरिएबल, पॉपुलेशन और रिसर्च सेटिंग। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान टीचिंग ऑन द नॉलेज ऑफ स्टाफ नर्सेस वर्किंग इन साइकेट्रिक यूनिट रिगार्डिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट फॉर साइकेट्रिक पेशेंट इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ लाहौर। तो रिसर्च टाइप इसकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, आप डिस्क्रिप्टिव में ही करोगे, सिर्फ आप असेसमेंट लिखोगे, असेसमेंट ऑफ या डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन। उसके बाद वेरिएबल इसमें आगे 2 वेरिएबल है, नॉलेज एंड प्लान टीचिंग। पॉपुलेशन कौन सी है, नर्सिस वर्किंग इन सेलेक्टेड साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और रिसर्च सेटिंग है साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन लाहौर। तो इन 4 चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए आपका टॉपिक, आपके टॉपिक में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। बस 3-4 स्टूडेंट ने टॉपिक लिखा है, बाकी सब भी लिखो। ओके गुड, ठीक लिखा है, आपको समझ आ गई है। अब इसके 2 फॉर्मेट होते हैं, टॉपिक को या डेक्लेरेटिव फॉर्मेट में लिखते हैं, जो भी आपने लिखा वो डेक्लेरेटिव था, या फिर इंटेरोगेटिव में भी लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क में भी। तो ज्यादातर जो यूज होता है फॉर्मेट वो डेक्लेरेटिव फॉर्मेट ही यूज होता है।
ठीक है। डेक्लरेटिव फॉर्मेट much popular among researchers. For the formulation of a research problem, it is preferable it fulfill the following features. तो declarative format जो है वो preferable है और declarative format को use किया जाता है। इसके following features होते हैं: research problem is clearly precisely articulated, it clearly states the variables, population and research study setting under study। इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है और उसके वेरिएबल, पॉपुलेशन और रिसर्च सेटिंग जो है वो भी बता दी जाती है। वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स एंड द टाइप ऑफ स्टडी में आल्सो बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और टाइप ऑफ स्टडी, वो ही चार एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में हमें पता चल जाते हैं। चलें, अब किरण ने लिखा है डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन अमंग मेल पेशेंट इन मेंटल वार्ड इन जनरल हॉस्पिटल लाहौर। ठीक है, गुड। इसी तरह से अब आपने अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है कि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम में कौन से टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है। तो आपके जो एरियाज हैं वो होंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन एरियाज में आपने अपने अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। पांच पांच लोगों ने रोल नंबर वाइज पहले पांच लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा, फिर सेकंड 6 to 10 इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों ने अब अपने टॉपिक सोचने हैं और सिलेक्ट करने हैं। अटेंडेंस लगवाने अपनी अब।
एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है पूछ लें आज के लेक्चर में। मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार। आज हमने पढ़ा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को क्या होते हैं? कंट्रोल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि रूटेड होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, और इसका मकसद होता है नॉलेज को डेवलप करना अबाउट नेचुरल फिनोमिना। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसकी फाइंडिंग्स जो है वो एम्पिरिकल एविडेंसेस पे बेस करती हैं। इसकी फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, और साइंटिफिक मेथड बेस करता है assumption हाइपोथेसिस पे, एंड दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड यूजुअली हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। पर्पस में इसका आ जाता है description. Scientific, the basic purpose of scientific method are description, exploration, explanation, prediction, control and identification of relationship of the fact. वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। ये इसका मकसद है साइंटिफिक मेथड का। इसके स्टेप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। नंबर 3 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। नंबर 4 में कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं जो अंडर स्टडी होते हैं। नंबर 5 में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं, null hypothesis and alternative hypothesis both। नंबर 6 में इसकी assumption और suggestion बताएंगे। नंबर 7 में ethical implication बताएंगे। नंबर 8 में रिसर्च डिजाइन और मेथड बताएंगे। नंबर 9 में पॉपुलेशन और सैंपल बताएंगे। नंबर 10 में बताएंगे एनालाइज कैसे करना है और डिस्कशन कैसे करनी है। नंबर 11 में डाटा कलेक्ट करेंगे। नंबर 2 में एनालाइज करेंगे। 12 में सॉरी एनालाइज करेंगे, और नंबर 13 में इसकी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करेंगे। फिर इसकी लिमिटेशन पड़ी, मोरल और एथिकल प्रॉब्लम है इसमें एक लिमिटेशन। नंबर 2 में ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। नंबर 3 में मेजरमेंट प्रॉब्लम्स है। नंबर 4 में एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल। उसके बाद हमने पढ़ा टॉपिक कैसा होना चाहिए। टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसका स्कोप हो, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और लिटरेचर जिसका अवेलेबल हो। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, रिसर्च टाइप, वेरिएबल, पॉपुलेशन और रिसर्च सेटिंग। ठीक है, क्लियर आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप।
ओके, देन अल्लाह हाफिज़।